जी, सबसे पहले अगर हम सिटी आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो हम कहते हैं आर्टिफैक्ट क्या है, एक डिस्टॉर्शन है या एरर है जो कि इमेज पे आता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक अनरिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो इमेज पे अपेयर हो जाता है, या फिर अनरिलेटेड इमेज जो है वो हमारे पास अपेयर हो जाता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होता कि अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन उस इमेज के ऊपर अपेयर हो गई है, उसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। ठीक है, एक डिस्टॉर्शन हो सकती है, कोई एरर हो सकता है। आर्टिफैक्ट जो है वो इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, या फिर मिसडायग्नोसिस कर सकता है कि उसमें इस तरह की अपेयरेंस हो गई है कि हम डायग्नोसिस जो बना रहे थे वो गलत हो गया, या फिर एक इमेज जो हमारे पास है उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इस वजह ये हो सकता है आर्टिफैक्ट की वजह से हमारी इमेज की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत सारे सोर्सेज या रीजंस की वजह से इमेज पे अपेयर होती है। ठीक है, और वो बहुत सारे सोर्सेज में पेशेंट भी आता है कि पेशेंट की वजह से भी इमेज पे आर्टिफैक्ट आ रहे हैं जो कि पेशेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इनअप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल सिलेक्शन की वजह से आर्टिफैक्ट हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कोई हमने इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, उसकी वजह से आर्टिफैक्ट हो सकता है। इक्विपमेंट मेल फंक्शन की वजह से कोई आर्टिफैक्ट अपेयर हो सकता है। अभी आर्टिफैक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं कि किन सोर्सेज की वजह से सिटी इमेज पे आर्टिफैक्ट जो है वो अपीयर होते हैं, या फिर कोई इम्परफेक्शन की वजह से, या फिर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से, या फिर लिमिटेशन ऑफ फिजिक्स की वजह से। ये डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स हैं या इमेज की अपीयरेंस है जो कि हमें नजर आती है और जिसको हम कहते हैं सिटी आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स पे बात करें तो हम दो कहते हैं कि मेन जो दो टाइप्स हैं वो एक पेशेंट बेस्ड है और एक फिजिक्स बेस्ड है। अब पेशेंट बेस्ड पे अगर हम बात करें तो मेन जो आर्टिफैक्ट आता है वो है मोशन आर्टिफैक्ट। अब मैं चाह रही थी कि आपको मल्टीमीडिया पे लेक्चर दे देती, लेकिन क्योंकि वो मैं अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पे डायग्राम्स वो डाली हुई है, वो आपने घर जाके एक दफा जरूर देखनी है। जो आपको मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो सारी डायग्राम्स इसमें डली हुई है कि जब वो आर्टिफैक्ट आता है तो एक नॉर्मल इमेज कैसा हो सकता है और जो एबनॉर्मल है उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, कि हमें उस इमेज को देख के पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह का आर्टिफैक्ट आया। ठीक है, ये इमेजेस यहाँ पे डले अब मोशन आर्टिफैक्ट में क्या होता है, पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट है। एक पेशेंट है, आपने उसका हेड का फॉर एग्जांपल स्कैन करना है, आपने उसको पोजीशन बना दी है, स्टिल आपने कहा कि लेट जाना है, लेकिन ड्यूरिंग स्कैन पेशेंट ने थोड़ा सा भी इवन सर अगर हिला दिया है, ठीक है, जब वो थोड़ा सा भी अगर सर हिला देगा तो वहां पे आर्टिफैक्ट आ जाएगा, वो जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे ब्लरिंग हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेक्स हो सकती है। अभी मोशन आर्टिफैक्ट की डिफरेंट अपीयरेंस हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस ऑर्गन का स्कैन कर रहे थे और पेशेंट ने मूवमेंट कितनी की है। जैसे हम अगर बात करें, हम कहते हैं चेस्ट का हमने स्कैन किया, हमने पेशेंट को कहा सांस रोक ले, लेकिन ड्यूरिंग स्कैन उसने सांस छोड़ के दोबारा रोक लिया, तो जिस टाइम पे उसने छोड़ा था वहां पे थोड़ी सा हमें मोशन फील हुआ, ब्लरिंग हुई, लेकिन जैसे उसने दोबारा रोक लिया तो वहां पे हमारे इमेजेस जो है वो दोबारा से ठीक नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले जो आर्टिफैक्ट होते हैं वो मोशन बेस्ड होते हैं। मोशन आर्टिफैक्ट इज अ पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट दैट अकर्स वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी ड्यूरिंग मूवमेंट, के पेशेंट ने वॉलंटरी या तो मूवमेंट की है, खुद से की है, या फिर इनवॉलंटरी के उससे हो गई, वो कंट्रोल नहीं, जैसे सांस है, ठीक है, उसने रोका हुआ तो था लेकिन वो इतना टाइम नहीं रोक सका, दरमियान में उसने ले लिया। या फिर कार्डिक है, कार्डिक हम स्कैन कर रहे हैं, हार्ट की मूवमेंट हो रही है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, अब वो इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको हम किसी भी सूरत स्टॉप नहीं कर सकते, तो उस एरिया में थोड़ा बहुत आर्टिफैक्ट आ जाएगा। लेकिन जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है जो पेशेंट खुद करता है कि उसने हाथ हिला दिया, बाजू हिला दिया, सर हिला दिया, तो ये वाली जो मूवमेंट है उसके बाद जो मोशन आर्टिफैक्ट आता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कि पेशेंट ने ड्यूरिंग स्कैन जो है वो मूवमेंट शो करती, जिसकी वजह से पेशेंट के जो इमेज है वो खराब हो गया। अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स आते हैं जिसमें हम नंबर 2 पे कहते हैं कि ये फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट है। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। अब बीम हार्डनिंग में आगे 3 सब टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज कपिंग आर्टिफैक्ट, स्ट्रीक,
आर्टिफैक्ट या फिर स्ट्रीक एंड डार्क बैंड आर्टिफैक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल आर्टिफैक्ट या फिर कोई हाई डेंसिटी फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आते हैं। तो ये वाले जो तीनों टाइप्स हैं ये बीम हार्डनिंग में आती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो आर्टिफैक्ट है वो है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, क्वांटम मॉडल QUANTUM, क्वांटम MOTTLE मॉडल, जिसको हम नॉइस भी कहते हैं सिंपल जबान में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फोटोन स्टारवेशन। अब ये है सारे फिजिक्स बेस्ड, और लास्ट में हमारे पास है इलेजिंग और इन सीटी मशीन। अब ये वाले आर्टिफैक्ट्स हैं जो फिजिक्स में कोई, जिसमें हमने कहा था कि कोई इक्विपमेंट खराब हो सकता है, कोई इक्विपमेंट की मेल फंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, हमने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कोई आर्टिफैक्ट आ गए, ये सारे हैं फिजिक्स बेस्ड। अब बीम हार्डनिंग अगर हम सबसे पहले एग्जांपल ले तो हम ये कहते हैं कि बीम हार्डनिंग में किस तरह का आर्टिफैक्ट आता है। As the beam passes through the patient, the low energy photons क्या हो रहे हैं, फिल्टर्ड आउट हो रहे हैं। कि जब फोटोन्स जो है या बीम जो है वो पेशेंट में से पास होगी तो उसमें जो लो एनर्जी है, जो ज्यादा लो एनर्जी की बीम्स थे या फोटोन्स थी वो फिल्टर्ड आउट हो गई। तो वहां पे क्या होता है, बीम्स बिकम्स हार्डर, कि जो बीम पीछे बची है वो सारी की सारी जो है वो हाई फोटोन्स वाली, हाई इंटेंसिटी वाली है, तो वो बीम जो है वो हार्डर हो गई है। ठीक है, एज बीम पासिस थ्रू द पेशेंट द लो एनर्जी फोटोन्स आर फिल्टर्ड आउट। तो रिमेनिंग जो बीम बचती है उसको हम कहते हैं बीम हार्डनिंग। उसमें हाई इंटेंसिटी के सारे फोटोन्स बने हैं, लो इंटेंसिटी वाले जो है वो फिल्टर हो गया, हमने इतना स्ट्रॉन्ग फिल्टर यूज कर दिया। ठीक है, द टिश्यूज टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्या हुआ, हमें पता है और हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी है उसकी एलिप्टिकल शेप है, बिल्कुल राउंड नहीं है। तो जो टिश्यूज दरमियान में है, सेंटर में है, वो थिक है, जो साइड्स पे है वो थिन है। अब वही वाली बीम हार्डर जो बीम है वही थिन एरियाज पे जा रही है, वही थिक एरियाज पे जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने बीम को एवरेज बीम कर दिया या हाई इंटेंसिटी की बीम कर दिया, लो वाले सारे निकाल दिए। ठीक है, हम कहते हैं tissues towards the center of the patient are crossed by harder beam। अब उसके बाद जो नियर सरफेस है, जो पेरिफेरीज पे हैं, वहां पे हमें लो इंटेंसिटी वाली बीम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहां पे थिन टिश्यूज हैं। वहां पे जो सेंटर है वो थिक है, लेकिन पेरिफेरीज, जैसे अगर हम हील के एग्जांपल ले तो हमारा जो थम्स वाला एरिया है या फिंगर्स वाला एरिया है, फुट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो आपके फिंगर्स वाला एरिया है वो थिन होता है, लेकिन जो हील वाला एरिया वो थिक होता है। तो हमें दोनों एरियाज पे एक जैसी बीम की हार्डनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। जो थिन एरिया है वहां पे हमें कम बीम वाली इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो थिक एरिया वहां पे हमें हाई फोटोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर हम बॉडी के एग्जांपल लें, तो ये जो हमने कहा कि बोट आई फिल्टर यूज कर लें, अब उस फिल्टर को यूज करने से पहले की बात है। ठीक है, अब ये जो हमने कहा कि बोट आई फिल्टर यूज कर लें, हम इस तरह का फिल्टर यूज कर लें तो ये चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ये भी तो हमने कुछ ना कुछ स्टडी किया, कोई एक्सपेरिमेंट किए, हमारे पास कोई ना कोई ड्रॉबैक्स आए थे तो हमने ये काम किया। ठीक है, हमें ये सारी चीजें इल्हाम तो हुई नहीं, ना ही ये सारी चीजें एक ही दफा आ गई। हर दफा हर चीज, अब वो कहते हैं हमने एक स्टडी की है, एक रिसर्च की है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। एक नई डिजीज आई, जैसे यहाँ पे अभी पेंडेमिक था, कोरोना था, उसके आने से पहले तक हमें पता था। जब वो आया तो हमें पता चला कि वो कैसा अपेयर हो रहा है, किस तरह से वो स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। अब अगर उसकी वैक्सीन बनी है तो वो कैसे बनेगी, और उसको बनने में भी कितना टाइम लग गया। कि जब वो चीज अप्लाई हो जाती है फिर हमें पता चलता है इसको हमने रोकना कैसे है, या इसको हमने खत्म कैसे करना है, या हम इसको बिल्कुल स्टॉप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर हम उस बीम को फिल्टर करके दोनों एरियाज पे यूज करेंगे तो वो हार्डर बीम होगी, और उसका इफेक्ट जो है वो दोनों के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों एरियाज पे फिल्टर्ड बीम रिक्वायर्ड नहीं है।
हमें नॉन फिल्टर्ड बीम रिक्वायर्ड है, लो इंटेंसिटी वाले फोटोन्स रिक्वायर्ड है जहाँ पे थिन एरिया है। जैसे हम एब्डोमेन के एग्जांपल लें या चेस्ट के एग्जांपल लें, तो हमारा अगर सेंटर ऑफ द बॉडी हम देखें तो वो थिक है एज कंपेयर टू पेरिफेरल एरियाज। इवन अगर आप हैंड की भी एग्जांपल लेते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है ये थिन होता है एज कंपेयर टू ये वाला एरिया। तो दोनों जगह पे हमें सेम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड नहीं। अगर आप सेम इंटेंसिटी की यूज करेंगे तो फिर आपके पास बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आता है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम फिल्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और उसी शेप के करेंगे। सारे फिल्टर सेम आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन लोअर सीटी नंबर्स। अब अगर हम फिल्टर वाले बीम सेंटर में यूज कर ले तो वहां पे क्या हुआ, अंडर एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पे एक्सपोजर ज्यादा रिक्वायर्ड था, हमें वहां पे पेनिट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड थी, लेकिन वहां पे हमने फिल्टर्ड बीम यूज कर ली, लो सीटी नंबर्स यूज कर लिए सेंटर में। ठीक है, और अगर हम वही वाले फिल्टर्ड बीम पेरिफेरीज पे यूज कर लें तो वहां पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब अगर हम लो सीटी नंबर्स वाली बीम जो है वो सेंटर में पेशेंट के यूज कर लें तो फिर जो इफेक्ट आता है वो आता है कपिंग आर्टिफैक्ट। समझ आइए। और इसमें क्या होता है, अपीयरेंस कैसी होती है, डार्क स्ट्रीक बन जाते हैं इमेज पे जब कपिंग आर्टिफैक्ट आता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट की वजह से दरमियान में डार्क बैंड बन जाता है, डार्क लाइन अपीयर हो जाती है, जो कि हमें एक एब्नॉर्मैलिटी लगती है लेकिन वो नॉर्मल होता है। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए अब आप उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी यूज कर सकते हैं कि आप उसको क्या करते हैं कि जब उसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तब उसको आप खत्म कर सकते हैं, या आप उसको इमेज बनाने से पहले उसको आप पहले से ही खत्म कर लें। ठीक है, क्योंकि आप जब उस अपीयरेंस की इमेज को डायग्नोसिस पे लेके जाएंगे तो फिर आप मिस डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब कपिंग आर्टिफैक्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। अगर हम हमने क्या किया, लो एक्सपोजर दे दिया, जहां पे हमें हाई एक्सपोजर रिक्वायर्ड था वहां पे हमने फिल्टर्ड बीम यूज कर ली, तो हम उसको खत्म करने के लिए अगर इंक्रीज कर दें केवीपी को तो फिर क्या होगा, फोटॉन्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पेनिट्रेशन पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हाई डेंसिटी एरिया से इजीली पास आउट हो जाएगा। ठीक है, जो वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि हमें वहां पे पेनिट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो हमने केवीपी को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद हम थिन स्लाइस ले लें, हमने एरिया की थिकनेस कम कर दी, तो फिर भी हम इस आर्टिफैक्ट को खत्म कर सकते हैं। या फिर हम कंट्रास्ट अगर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो जहां पे कंट्रास्ट मटेरियल होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे पेनिट्रेशन पावर भी रिक्वायर्ड होगी ज्यादा। तो अगर हम कंट्रास्ट मटेरियल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले तो जिसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहां पे पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। तो वहां पे अगर हम कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं तो उसको अगर हम डाइल्यूट यूज कर ले एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये वाला आर्टिफैक्ट कम आएगा। क्लियर हुई है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट विद कपिंग, उसकी भी इमेज लगी हुई है, और साथ में ये नॉर्मल सीटी स्कैन है, ये भी लगा हुआ है, तो दोनों का आप एक दफा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि ये असल में किस तरह से अपेयर होता है जब हम इमेज देखते हैं। अब ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि अगर जब आप सीटी करें तो आपके सामने अगर कोई इस तरह का आर्टिफैक्ट आता है तो देख के आपको समझ आ जाए ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, ये किस वजह से आया था और इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीक्स या फिर डार्क बैंड्स बन जाते हैं। अब स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट अपीयर्स बिटवीन टू डेंस ऑब्जेक्ट्स। ये जो बैंड्स बनते हैं या स्ट्रीक्स बनती हैं वो कहते हैं कि जहां पे दो डेंस ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे पड़े हुए वहां पे ये अपीयर होता है। किस तरह से, इट हैज अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल डार्क स्ट्रीकिंग बैंड्स, कि मल्टीपल एक जगह से बहुत ज्यादा लाइंस बनती हुई, स्ट्रीक्स बनती हुई हमें नजर आती है। इमेज के अंदर किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस या बैंड्स बनते हुए नजर आते हैं, जिसको हम बैंड आर्टिफैक्ट या स्ट्रीक आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलीक्रोमैटिक एक्सरे बीम। पॉलीक्रोमैटिक क्या होती है, डिफरेंट इंटेंसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कहा था दो हाई डेंसिटी एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक, जैसे हम उसकी ब्रेन की ही एग्जांपल ले लें। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास हाई डेंसिटी एरिया कौन सा है, बोन, और साथ में सारे जो है लो डेंसिटी एरिया। लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आयरन का पीस हो सकता है, जैसे जो ये माइनिंग वगैरह करते हैं या जो आयरन का काम करते हैं जो लोग, ठीक है, उनके मोस्टली आइस में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाता है, ठीक है, लोहे का कोई छोटा बहुत पीस चला जाता है, हो जाता है ऐसे केसेस में। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, या किसी को बुलेट लग गई है, ठीक है, तो वो क्या है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, हाई डेंसिटी मटेरियल है, वो अगर बोन के साथ पड़ा हुआ तो दो हाई डेंसिटी मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट्स है वो इकट्ठे पड़ेंगे, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि वो जो हाई डेंसिटी मटेरियल है उसमें से स्ट्रीक्स बनती हैं जो हमें यहाँ पे बैंड्स की अपीयरेंस देती है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमने, अब एक पेशेंट था, उसका एब्डोमेन का आप स्कैन कर रहे हैं और वो पेशेंट आपके पास सीटी करवाने आया, लेकिन उसका पहले बेरियम स्टडी हुई है जो आप लोगों ने फ्लोरो में पढ़ी होगी। अब बेरियम स्टडी में हम क्या करते हैं, बेरियम यूज करते हैं जो कि ऑरल कंट्रास्ट हम देते हैं पेशेंट को। अब बेरियम जो है वो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी कंट्रास्ट, और अगर उसकी वो गट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक हाई डेंसिटी मटेरियल होगा, तो जिस जगह पे पड़ा है वहां पे भी इस तरह की स्ट्रेक्स बनती है, ठीक है, उस बेरियम की वजह से। इट अकर्स आल्सो व्हेन द स्कैन इज डन विद द बेरियम कंट्रास्ट, कि पेशेंट को, अगर सीटी में हम बेरियम तो बिल्कुल अलाउ करते ही नहीं है, आपने कभी बेरियम दे के पेशेंट को अगर कंट्रास्ट स्टडी कर ली है या फिर कोई हाई डेंसिटी का ऑस्मोलर कंट्रास्ट यूज कर लिए, तो फिर भी ये स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो ये डायग्राम लगी हुई है इसमें लिखा हुआ है स्ट्रीक आर्टिफैक्ट सीटी में अपेयर हुआ है गन शूट बुलेट की वजह से, कि वो हाई डेंसिटी मटेरियल था और वहां से ये जो सारे बैंड्स हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आपने एक दफा जाके जरूर देखना है। अब ये रिड्यूस कैसे हो सकता है, कम कैसे हो सकता है? अगर हम हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं हाई डेंसिटी वाला, तो उसकी जगह आप लो डेंसिटी वाला यूज कर लें, ठीक है। अगर पेशेंट की पहले कोई बेरियम स्टडीज हुई है तो फिर आप पेशेंट को वेट करवाएंगे, डिले करवाएंगे, आप उसका स्कैन नहीं करेंगे, उसको 1 वीक या 2 वीक्स का टाइम दे दें ताकि उसकी इंटेस्टाइन में से सारे का सारा जो बेरियम है वो निकल जाए, ठीक है। फिर आप उसका स्कैन करेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो ऑरल कंट्रास्ट अगर हमने पेशेंट का यूज करना है तो हम वो लो ऑस्मोलर वाला यूज करवाएंगे। आयोनिक कंट्रास्ट जैसे हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमने इंटेस्टाइन का स्कैन करना है, ये जो सारे क्लिनिकल लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब हमने इंटेस्टाइन का स्कैन करना है तो हमने पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सा कंट्रास्ट हमने देना है, वो कितने टाइम पे देना है, हमने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पेशेंट को 2 कंट्रास्ट देने हैं जब हम इंटेस्टाइन के लिए फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक उसको ऑरल देना, एक आईवी देना। अब ये जो ऑरल हम देंगे ये हम बेरियम नहीं यूज करेंगे, हम लो स्मॉलर वाला यूज करेंगे, डाइल्यूट कंट्रास्ट यूज करेंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी गट के अंदर कम आए, उसके जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लो इंटेंसिटी वाला या डाइल्यूट कंट्रास्ट यूज करेंगे तो फिर भी हमारे पास ये आर्टिफैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्लाइन फ्लश यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है कि हमने पेशेंट को फॉर एग्जांपल आईवी कंट्रास्ट दिया, और ये मोस्टली ऐसे केसेस में होता है जब हम एंजियोग्राफी करते हैं। हमने जब एंजियो कर रही है, हमने पेशेंट की फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लिम्स की हमने आर्टरीज देखनी है या उसका सारा चैनल देखना है। अब पेशेंट को हमने क्या किया, एक अगर इस लिम्फ की देखनी है, अगर आप राइट की देखेंगे तो आप उसको आईवी लाइन जो है वो लेफ्ट पे लगाएंगे, अगर आपने लेफ्ट की देखनी है तो उसको राइट लगाएंगे। लेकिन अगर आपने बोथ लिम्स की देखनी है, अपर लिम्स की, तो आप उसको आईवी लाइन जो है वो लोअर लिम्ब में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट देना है तो वो उसकी वेन में जाएगा, लेकिन हमने देखनी उसकी आर्टरीज हैं। तो जब हम वेन में कंट्रास्ट देंगे और उसी लिम्फ की हमने आर्टरीज भी देखनी है तो वो दोनों जो है वो ओवरलैप करेंगे, दोनों में कंट्रास्ट आ रहा है एक ही टाइम पे, और वेन में ज्यादा आएगा क्योंकि हम उस टाइम पे उसमें दे रहे हैं, और फिर बॉडी में जाने के बाद आर्टरीज में आने, ब्लड में इंक्लूड होने के बाद, तो वेन में वो हाई डेंसिटी कंट्रास्ट होगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ पे हाई होगी, और जब वो आर्टरीज में जाएगा तब वो ब्लड में शामिल होने के बाद, अब पूरे ब्लड में वो शामिल हुआ होगा और सिर्फ एक ही वेन में हुआ हुआ है, तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो डाइल्यूट होगा,
तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो हाई डेंसिटी मटेरियल हो जाएगी, तो वहां पे आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कंट्रास्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दे तो हम इस आर्टिफैक्ट को कम कर सकते हैं। हम डाइल्यूट यूज कर लेते हैं या नॉन आयोनिक यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड आर्टिफैक्ट आता है मेटल आर्टिफैक्ट। ये सेम थोड़ा सा वैसे ही होता है जैसा स्ट्रीक आर्टिफैक्ट होता है, कि कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी है, या जैसे आप ये कह लें कि ये जैसे ब्रेसेस वगैरह लगवा लेते हैं, ठीक है, या कोई टीथ का इम्प्लांट वगैरह आप करवा लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर उस एरिया का आप स्कैन करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा कि हमारे पास वाइट बैंड्स बनते हैं, इसमें भी लाइंस बनती हैं उस जगह से जहां पे मेटल पड़ी होती है। या कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी में बुलेट्स भी हो सकते हैं गन शूट के, ठीक है, वो छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं, ठीक है, बुलेट बेशक निकल भी गई है लेकिन उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, कभी आप सीटी देखेंगे या एक्सरे देखेंगे वो आपको स्टार्स के अपीयरेंस नजर आएगी, बहुत सारे नजर आएंगे, ठीक है, और वो सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से फिर वो हमें लाइंस निकलती हुई नजर आती है। The appearance of metal objects in the scan field can lead to severe streaking artifact. इसमें भी streaks ही बनती है क्योंकि इसमें appearance वही है high density material की, ठीक है। They occur because the density of the metal is beyond the normal range. कि हमने जो सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल सेट किया हुआ था, हमें पता था कि इसमें बोन है, इस एरिया में सॉफ्ट टिश्यूज है, फ्लूइड है, और हमारी जो रेंज है वो ये बनती है सिटी नंबर्स की, लेकिन वहां पे आ गई मेटल और वो उस रेंज से ऊपर निकल गई, तो इस वजह से वहां पे आर्टिफैक्ट आता है। अब हमने उस एरिया का स्कैन भी करना है और हमने उस आर्टिफैक्ट को ओवरकम भी करना है, फिर हम एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम उस मेटालिक ऑब्जेक्ट को तो वहां से रिमूव नहीं कर सकते, वो इनसाइड द बॉडी है, हमने अपनी इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो फिर हम इन्हीं रेंज को इंक्रीज करेंगे और एल्गोरिदम रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर अप्लाई करेंगे तो उसको हम कम कर सकते हैं, फिर भी हम खत्म नहीं कर सकते कि ये जो स्ट्रीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही हैं उसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो आपके पास स्मूथ इमेज आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आता है। अब ये किस तरह से होता है, when a voxel contain two very different materials, कि एक ही वॉक्सल में दो बिल्कुल ही डिफरेंट मटेरियल पड़े हुए हैं, कैसे, लाइक बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, एक वॉक्सल में दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं और वो किस तरह के, कि एक की बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है और एक की बहुत ज्यादा कम डेंसिटी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिजल्टिंग सीटी नंबर क्या होगा, वो उन दोनों के दरमियान में सेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल गया है, एक बहुत कम है और एक बहुत ज्यादा है, ठीक है, द रिजल्टिंग सीटी नंबर्स समवेयर बिटवीन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, कि वो जो रिजल्टिंग सीटी नंबर्स हमारे पास अपीयर होंगे वो उन दोनों की एवरेज वैल्यू को सेट करने की कोशिश करेगा। पार्शियल वॉल्यूम कि उसकी जो अपीयरेंस है वो पार्शियली आ रही है हमारे पास, जब दो हाई डेंसिटी, इसी तरह से अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट फॉरेन बॉडी वहां पे पड़ा हुआ है और वहां पे उसके साथ कोई सॉफ्ट टिश्यू है तो वहां पे भी डेंसिटी का डिफरेंस वो बिल्कुल पास है, एक ही वॉक्सल के अंदर है, डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसकी अपीयरेंस जो है वो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट की तरह होगी। अब इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे खत्म या कम कर सकते हैं, विंडो सेटिंग से, ठीक है, या फिर अ स्ट्रक्चर सच एज बोन। अब अगर हम विंडो सेट करने से पहले उसकी अपीयरेंस देखें तो जो हाई डेंसिटी मटेरियल है, जैसे हम बोन या सॉफ्ट टिश्यू के एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो बोन है वो हाई डेंसिटी मटेरियल है, तो वो स्ट्रक्चर, हाँ, अ स्ट्रक्चर सच एज बोन मे बी अपीयर थिनर और थिकर, या तो वो बहुत ज्यादा थिन नजर आ सकता है अपनी अपीयरेंस से या थिक नजर आ सकता है। कैसे, कि उसने क्या किया कि उसकी जो एक्चुअल डायमेंशन थी वो अपीयर नहीं होने दी, क्योंकि हमारे पास जो एक विंडो सेटिंग है वो हमने एवरेज सेट की हुई है, लेकिन एक वॉक्सल के अंदर दो ऐसे टिश्यूज आ गए हैं जिनका सिटी नंबर जो वो डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, अब उसने क्या किया उनकी जो मिड वैल्यू है उसको अपीयर करने की कोशिश की, जब उसने मिड वैल्यू का अपीयर करने की कोशिश की तो क्या बोन जो है उसकी पूरी की पूरी इंटेंसिटी शो होगी, नहीं,
क्योंकि उसका जो पूरा सिटी नंबर था वो अपीयर ही नहीं हुआ। तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो थिनर टाइप के अपीयरेंस शो कर सकता है, कि वहां पे हमें उसके जो एरियाज हैं या उसके जो एजेस हैं वो हमें लाइट, बिल्कुल लाइट नजर आएंगे और वो अपीयरेंस में कम लगेगी हमें। वैसे उसकी डायमेंशन कम नहीं होगी लेकिन अपीयरेंस में हमें वो कम लगती है, क्योंकि उसकी जो सीटी नंबर्स की अपीयरेंस थी जो प्रोमिनेंट होनी थी वो कम हो गई है। जिस तरह वो व्हाइट हमें नजर आनी थी वो हमें इमेज में अपीयर नहीं हो रही। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई पैथोलॉजी है, उसका ये मतलब है कि ये पार्शली उसका वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट हुआ है, उसका वॉल्यूम हमें कम नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं द लास्ट जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर्स। अब लास्ट जनरेशन कौन सी है, कौन सी, लेकिन हमने तो वो यूज ही नहीं की। तो हम लास्ट जनरेशन जो सिटी स्कैनर है वो फोर्थ की बात करते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। उसमें हमने इस आर्टिफैक्ट की अपीयरेंस को या अक्रस को रिड्यूस कर लिया, मिनिमाइज कर लिया, कि ये वाले जो सिटी स्कैनर था उसमें इस तरह के अपीयरेंस जो वो बहुत ही कम चांसेस है कि अपीयर हो। ठीक है, और मोस्टली ऐसा होता है कि ये नहीं होते क्योंकि हमने उसमें विंडो सेटिंग्स, अपने जो सॉफ्टवेयर हैं वो इन चीजों को जहन में रख के बनाए हैं। तो इस तरह की अपीयरेंस जो वहां पे बहुत कम होती है। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम डाली हुई है, इसमें आपके पास एक रेफरेंस इमेज है और एक है कि जिसमें कम आपको नजर आ रहा है कि एक ही आपके पास वेसल है, वो नॉर्मली किस तरह की नजर आती है, लेकिन अगर वो हाई डेंसिटी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल व्हाइट नजर आ रही है क्योंकि उसमें हाई डेंसिटी कंट्रास्ट है। ठीक है, हाई डेंसिटी कंट्रास्ट है और साथ में अगर हम देखें तो लंग्स पड़े हुए जो कि बहुत ज्यादा लो डेंसिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आता है। और इसके साथ दो इमेजेस हैं आपके पास, उनको अगर आप देखेंगे तो एक में उसी वेसल को अगर हम देखें तो वो हमें ब्रॉड नजर आ रही है और एक में देखें तो उससे वो कम नजर आ रही है, कि या तो उससे थिन नजर आ रही है या थिक नजर आ रही है अपनी नॉर्मल डायमेंशन से। तो ये एक आर्टिफैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम कहेंगे ये बहुत ही ज्यादा हमें थिन नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा थिक नजर आ रही है कि ये पैथोलॉजी होगी। वो सिर्फ अपीयरेंस में आ रहा है। ठीक है, और ये अभी भी जो हम सीटी स्कैन यूज करते हैं उसमें इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत कम चांसेस है। उसके बाद हमारे पास जो आता है नॉइस आर्टिफैक्ट है या फिर मॉडल आर्टिफैक्ट है, क्वांटम मॉडल जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर सीटी नंबर्स में, एक्सरे फोटॉन्स के नंबर्स में फ्लक्चुएशन हो, किस तरह से, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब बाय द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, की जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब होने उसमें अगर फ्लक्चुएशन है तो फिर क्या हो सकता है। अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है तो वो ज्यादा डार्क नजर आ जाएगा, अगर वो कम एब्जॉर्ब हुए हैं तो वो ज्यादा व्हाइट नजर आ सकता है, लाइट अपीयरेंस हो सकती है। ठीक है, अगर वो सही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो ग्रेनी अपीयरेंस हो सकती है, ये सारा नॉइस होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो फास्टर स्क्रीन होती है, अब ये हमें पता है स्क्रीन की टाइप आप लोगों ने आरएस में पढ़ी होंगी, इंटेंसिफाइंग जो स्क्रीन होती है तो उसमें फास्टर स्क्रीन होती हैं। जो फास्टर स्क्रीन है उसमें जो मॉडल आर्टिफैक्ट है वो ज्यादा अपीयर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्क्रीन या स्लो स्क्रीन। ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी हम बात करें। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस करने के लिए अगर हम हाई केवीपी और एमएस यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन जो कम एब्जॉर्ब हो रहे थे वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उस आर्टिफैक्ट को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक इमेज आपके पास लगा हुआ है, अगर इमेज ज्यादा नॉइस के साथ हो तो किस तरह का अपीयर होगा, अगर कम नॉइस के साथ हो तो किस तरह से अपीयर होता है। अगर बहुत कम नॉइस है तो उसको हम बाद में जब इमेज की सेटिंग करते हैं तो उसको हम खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर लेकिन बहुत ज्यादा इमेज ग्रेनी है या नॉइस है उसमें तो फिर हमें दोबारा से रीस्कैन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट है, ये भी नॉइस की ही एक टाइप है। अब इसमें क्या होता है, parts of individual projections can be very noisy due to insufficient photon passing, कि जहां से फोटोन्स पास कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाइड एरिया है अगर पेशेंट का, वहां से जो फोटोन्स पास कर रहे हैं वो क्वांटिटी उसकी कम है, इनसफिशिएंट है, तो फिर भी इमेज पे नॉइस क्रिएट होगा, इमेज ग्रेनी होगा। ठीक है, तो हम जब उन व्यूज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं
ठीक है, कि हमने नॉइज वाले इमेज को जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो रिकंस्ट्रक्शन पे जो इमेजेस अपीयर होते हैं उसमें स्ट्रीक्स आ जाती है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी जो हमने असल में ली थी वो प्योर है। अब वो पुअर अगर होगी, ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें नॉइस आ रहा है, उसमें ग्रेनी इमेज आ रहा है, उसमें इमेज की क्वालिटी कम आ रही है, तो इसी वजह से रिकंस्ट्रक्शन जब हमने की है तो फिर भी हम उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सके, उसकी अपीयरेंस उसमें भी हो रही। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस जगह पे फोटोन्स की अब्जॉर्प्शन कम हुई थी या फोटोन्स कम पास हुए थे, वहां से पेनिट्रेट कम हुए थे, उस जगह पे हमें रिकंस्ट्रक्शन के बाद लाइन स्ट्रीक्स नजर आती है। और ये व्हाइट या ब्लैक नहीं होती, ये बैंड्स नहीं होती, ये सिर्फ स्ट्रीक्स होती है जो ग्रे सी बनती है। जैसे अगर हम ये एलसीडीज वगैरह में बात करें, अगर आपकी केबल ठीक ना आ रही हो तो फिर क्या होता है, उसमें लाइंस बनती हैं, बैंड से बनते हैं, और वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उसमें कलर्स पिक्चर होती है। ऐसे ही होता है ना। अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो बिल्कुल ही, या तो वो नॉइस आप ये कह लें ग्रेनी इमेज हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे डॉट से सारे मिलके वो स्क्रीन, या फिर वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, या बिल्कुल लाइट ब्लू सी हो जाती है। अब ये डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि उसके जो सिग्नल्स है वो वहां पे कितनी क्वालिटी के पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि उस जगह पे जहाँ पे फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन कम हुई या पेनिट्रेशन कम हुई थी, वहां पे ये स्ट्रीक्स बन जाती हैं, आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एलियासिंग आर्टिफैक्ट है, इसमें क्या होता है, दीज अपीयर एज डार्क लाइंस। अब ये डार्क लाइंस किस तरह से, विच रेडिएट अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर, इसमें डार्क लाइंस अपीयर होती हैं, लेकिन वो अपीयर कहां से होंगी, जहां पे शार्प कॉर्नर है। अब ये शार्प कॉर्नर कहां पे हो सकते हैं, जो बॉर्डर्स है, जो पेरिफेरीज है, जो एजेस बन रहे हैं। ठीक है, it occurs because it is impossible for the scanner to sample or take enough projection of the object। कि उसने क्या किया कि हमने एक वाइड एरिया का स्कैन किए, और वहां पे जो आपके पास पेरिफेरल एरिया है, सेंटर उसका बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रहे हैं, लेकिन जो वाइड एरिया के कॉर्नर से या एजेस थी, वहां पे इस तरह की अपीयरेंस होती है कि वहां पे हमें लाइंस बनती हुई, डार्क लाइंस बनती हुई नजर आती है, क्योंकि वो वाला जो एरिया था वो ज्यादा वाइट हो गया, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे इमेज में सही पूरा नहीं आ रहा। और ये केसेस तब होते हैं जब बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट आ जाता है, या बहुत ज्यादा वाइट पेशेंट हो, उस तरह उनमें ये वाले जो आर्टिफैक्ट्स है वो ज्यादा अपीयर होता है, एज कम्पेयर टू एक थिन पेशेंट है या लीन पेशेंट है, वहां पे ये वाले केसेस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एक्सरेज की पेनिट्रेशन थी या फोटोन्स की जो पेनिट्रेशन थी वो इनसफिशिएंट हो जाती है। हम वही वाले फोटोन्स, वही वाले बीम एक थिन पेशेंट के लिए यूज करें, वही अगर हम थिक पेशेंट के लिए, वाइट पेशेंट के लिए, ओबीस के लिए यूज करेंगे तो आर्टिफैक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आर्टिफैक्ट है, रिंग आर्टिफैक्ट जैसे था, ट्यूब के रिलेटेड आर्टिफैक्ट हो सकता है, या फिर आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। अब रिंग आर्टिफैक्ट आपको पता है, इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें क्या होता है, कि वो एक मिस कैलिब्रेशन या मेल फंक्शनिंग की वजह से कि एक डिटेक्टर जो है वो उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है, और वहां पे जो है वो पूरा एक रिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाया है, उसको आप देख लेना। तो इसको हमने रिंग आर्टिफैक्ट कहा था, लेकिन हम इसको खत्म कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल किस तरह से कि जब हमने उस जनरेशन से अगली जनरेशन पे गए तो रिंग आर्टिफैक्ट जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद ट्यूब। अब ट्यूब से रिलेटेड क्या हो सकता है, एक्सरे ट्यूब की हम बात करें, हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट विद इन द ट्यूब, कहां पे, टिपिकली फ्रॉम द कैथोड टू ट्यूब इन्वेलप। अब ये ट्यूब का स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि उसमें एक ग्लास इन्वेलप होता है, जिसमें हमने क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट की होती है, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और उसके बाद हम किस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा फिनोमिना जो सिंपल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट अपीयर होता है अगर विद इन द ट्यूब, और कहाँ पे, स्पेशली कैथोड लेवल पे विद इन द ट्यूब इन्वेलप। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लॉस ऑफ एक्सरे आउटपुट हो जाता है। फिर क्या होगा, जिस जगह पे एक्सरे आउट ऑफ सोर्स हो गए हैं, एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस हुए जिस पॉइंट पे, वहां पे हमें
आप ये कह लें कि इस तरह की एक लाइन से अपीयर होना कि ब्लैक डॉट से बनते हुए नजर आ रहे हैं, दरमियान में व्हाइट डॉट आ जाता है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, इस तरह की एक लाइन अपीयर हो जाती है, ठीक है। और ये जो है न्यू ट्यूब्स आर मोर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम ड्यू टू द रेजिडुअल गैस विद इन देम, कि वो जो ग्लास इनवेलप था जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट करनी थी, अगर उसमें कोई गैस जो है वो रेजिडुअल रह गई है तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, एक्सरेज का जो आउटपुट है वो रिड्यूस होगा या लॉस हो जाएगा उसका उस पॉइंट पे सिर्फ। और उसके बाद जब वो गैस का जो पार्टिकल वहां से हट गया तो वो बिल्कुल अपने जो उसकी क्रिएशन थी वो बिल्कुल स्मूथली हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। जैसे ही एक्सरेज आउट ऑफ रेंज हुआ तब आर्टिफैक्ट आया, एक्सरेज सही प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिफैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ फील्ड लास्ट आर्टिफैक्ट एक रह गया हमारे पास। अब आउट ऑफ फील्ड सिंपल आर्टिफैक्ट है, बिल्कुल नाम से हमें समझ आ रहा है कि एक एरिया जिसकी हमने स्कैनोग्राम जो हम लेते हैं उसमें हमने अपना फील्ड से ही सेट नहीं किया। कैसे सेट नहीं किया, हमने एक एरिया का स्कैन करना, ठीक है, हमें पता है कि एब्डोमेन का हमने स्कैन करना यहाँ से यहाँ। अब हमने ये बाउंड्रीज है हमारे पास, जब हमने एक फील्ड बनाना होता है हम उससे थोड़ा सा बाहर रखते हैं, लेकिन हमने उसको क्या किया, बिल्कुल उसके ऊपर फील्ड बना लिया, तो जो एजेस थे या कॉर्नर्स थे उसको हमने कट कर दिए, ये होता है आउट ऑफ फील्ड। अब आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट के जो आउटसाइड के ऑर्गन्स होते हैं या एरियाज हैं उसको हम फील्ड में नहीं लेते, तो वो स्कैन फील्ड में नहीं आते, ठीक है। जब वो स्कैन फील्ड में नहीं आते तो फिर क्या होगा, वहां पे एक्सरे बीम की क्या होगी, पेनिट्रेशन उसकी कम हो जाएगी, अटेन्युएशन ज्यादा हो जाएगी, बीम जो है वो उस लेवल पे हार्ड हो जाएगी, ठीक है। अब वहां पे जब बीम हार्डनिंग होगी और उसकी पेनिट्रेशन कम होगी तो इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, क्या सही रहेगी कॉर्नर्स पे, क्योंकि जो दरमियान में उसकी एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर है वो साइड्स पे कम है, क्योंकि हमने उसको फील्ड में लिया ही नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर जो एरियाज है, ठीक है। बिल्कुल जो सेंटर वाला है वहां पे पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, साइड्स पे कम है, तो साइड्स पे फिर क्या होता है कि उस एरिया से अंदर की तरफ बैंड्स बनते हैं और वो ग्रे और व्हाइट लाइंस बनती हैं। अगर वो आर्टिफैक्ट जो है वो ना अपीयर हो तो सिंपल इमेज किस तरह का अपीयर होता है, ये बी में लिखा हुआ है। और अगर आर्टिफैक्ट आ जाता है उसमें हमने क्या किया कि जो साइड पे बिल्कुल थोड़ी सी फैट वाले मसल्स आ रहे थे उसको हमने कट किया, ठीक है। और उसी एरिया से लाइंस जो है वो अंदर वाले एरिया की तरफ बनती हुई हमें बहुत सारी मल्टीपल लाइंस जो है वो इस तरह से नजर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सिटी के आर्टिफैक्ट्स थे, इनको एक दफा आज आपने जाके जरूर देख लेना है, ये जो डायग्राम है इनको जरूर देखना है, फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो कल आपने इसको डिस्कस कर लेना है।